रेजिस्टेंस होता क्या है। तो पहले तो देखो ये चीज़ आपने देखी होगी बेसिकली, तो पहले बता दूं मैं ये रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर। कि सर दोनों में अंतर क्या है, सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है रजिस्टर और रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं पहले बता दूं रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रजिस्टर एक एलिमेंट है। एलिमेंट जो कि हमें दिखता है, प्रॉपर्टी हमें दिखती नहीं है। ठीक है, अब देखो रजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस चीज की भाई, इसके नाम में ही पता रजिस्ट करता है, तो किसी चीज को तो रजिस्ट करता होगा भाई। ठीक है, रजिस्ट करने का मतलब है अपोज करना। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज का तो अपोज करता होगा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का जो अपोज करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा ठीक है, तो एक सवाल ये आता है कि क्या मेरी बॉडी भी, अगर मैं अपने अक्रॉस बैटरी या वोल्टेज लगाऊं तो मेरी बॉडी से अंदर करंट जाएगा, मेरी बॉडी भी करंट का अपोज करेगी? डेफिनेटली करेगी। ये पेन भी करंट का अपोज करेगा, इसमें भी रेजिस्टेंस है। एक लकड़ी भी करंट का अपोज करेगी, उसमें भी रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, मेगा ओम्स में। ठीक है, एक कंडक्टर है यानी कि तार है, उससे भी करंट गुजर रही है, वो भी अपोज करेगा करंट का, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस, मतलब वही है कि किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, ठीक है, जो ऑफर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, किसके खिलाफ, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट को किससे डिफाइन करते हैं हम, इसकी यूनिट होती है भाई ओम। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी लिखना चाहो, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, और काफी जगह ये भी दिख, ठीक है, property of any material ठीक है, which, ठीक है, the property of any material which oppose, ठीक है, oppose flow of इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी भी मटेरियल, भाई मटेरियल का मतलब कुछ भी हो, सोना चांदी लकड़ी तांबा कॉपर, आपकी बॉडी भी, ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर से जब करंट गुजरेगी तो उसका अपोज होगा, इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो देखना, क्या इस पेन की भी प्रॉपर्टी होगी, इसमें भी रेजिस्टेंस है, मेरी बॉडी में भी। तो मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, और स्पेशल जो बनाया गया रजिस्टर है हमारे पास एक एलिमेंट, कि हाँ इसके द्वारा भाई मैं करंट को अपोज कराऊंगा, कितनी करंट फ्लो होगी, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं रजिस्टर। तो याद रखना, अगर रेजिस्टेंस और रजिस्टर में भी डिफरेंस पता करना हो, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक एलिमेंट है, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि हमने बनाया है, भाई इसको तो हमने ही बनाया है। जबकि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी तो मटेरियल में है, वो नेचर के द्वारा मिली रहती है। अगर मैं बात करूं जैसे कंडक्टर है, कॉपर की तार है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लकड़ी का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, अब चलिए सर आपने ये तो बता दिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी भाई आपको। ये तो मैंने बता दिया रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस करंट का जो अपोज कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर से, याद रखना वो खुद के अंदर से ही करंट गुजार रहा है, उसी का अपोज कर रहा है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है,
और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, ठीक है लिख लो, डिनोट, इसका ये सिंबल होता है ओम, ठीक है, ये इसका सिंबल है ओम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? आर से। क्लियर है? जहां पे भी आर लिखा हुआ दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता रहा है। अब ये किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, तो मैं बता दूं, ये तो थ्योरी होगी, ये याद रखना, ये रजिस्टर है। अब मान लो मेरे को भाई रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो एक ज्यादातर हम तार का निकालते हैं, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, तो आर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो आर इजकल टू होता है मेरे पास भाई रो एल अपॉन के ए। रो, अब देखो ये क्या है आपके पास, अगर मेरे पास भाई देखो मैं बता दूं, यहां पे एक तार है कॉपर का, ये क्या है मेरे पास? कॉपर की वायर है। ये तार ले रहा हूं मैं, इसको वायर समझो, एक इट इज अ कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर की वायर है। ये कितने मीटर लंबी हो सकती है भाई? तुम 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, या कई हजार किलोमीटर ले लो, कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लिया मेरे पास एक छोटी सी वायर है और वो उसकी लंबाई है कितनी? एल, ठीक है, एल मीटर। इसको किस में नापेंगे हम? मीटर में, ठीक है। तो यानी कि जो एल हो गया ये मीटर हो गया आपके पास, और ये जो इसका होता है, ये जो इसका दिख रहा है एरिया, इसको बोलते हैं ए को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया सिंपल सी बात है, इस क्रॉस का मतलब ही होता है ये, किसी सर्किल में अगर मैं बात करूं, काट दिया जाए उसको एक्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन बोल दिया जाए, तो टॉप व्यू किसी वायर का अगर मैं टॉप व्यू देखूं भाई, इस प्रकार से दिखेगा फ्रंट व्यू। मान लो जैसे मेरे पास पेन है, तो पेन को अगर मैं यहां से कट कर दूं तो आपको बिल्कुल, ये तो चलो गोलाईकार दिख रहा, तो उसका एरिया कैसे दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा ना। आप देखिए उधर से तार का अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं, यानी कि एक्स सेक्शन, जिसको हम क्रॉस ही बोलते हैं, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। तो जिसको एक्स सेक्शन बोलते हैं उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से दिखेगा। तो ए को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये कंप्लीट एरिया नहीं होता किसी वायर का। किसी वायर का भाई, वायर तो इतनी बड़ी होगी, लेकिन उसको आप जब अपनी साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगी? गोली तो दिखेगी, वायर गोल होती है आपके पास, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए क्या हो गया आपके पास? ए हो गया आपके पास, और एरिया को किस में नापते हैं आप? मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? अब बारी आती है रो की। तो रो क्या होती है? रो होती है मेरे पास रजिस्टिविटी। चलिए अभी इन पॉइंट्स को जरा हम समझते हैं। तो मैं लिख दूंगा आपके पास, रो हो गई आपके पास भाई रजिस्टिविटी, ठीक है। और ये हो गया आपके पास, एल हो गया आपके पास क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर, या वायर भी बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल लो, वायर बोल देते हैं। इसको किस में नापोगे आप? मीटर में, ठीक है। ए क्या हो गया भाई आपके पास? ए हो गया आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको किस में नापोगे आप? एरिया को किस में नापते हो आप? मीटर स्क्वायर में नापते हैं भाई आपके पास। अब ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें भी क्या क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है। ये हो गया रजिस्टिविटी। तो सबसे पहले मैंने बताया लेंथ ऑफ कंडक्टर कितने मीटर लंबा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, मीटर स्क्वायर है आपके पास, और यह है रजिस्टिविटी। तो बेसिकली रजिस्टिविटी क्या होती है भाई? ये तो पता चल गया आपके पास, ये तो पता चल गया ये लंबाई है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि जो दिख रहा है, चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, जो इसके टॉप व्यू से दिख रहा है, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो रजिस्टिविटी को हम बोलते हैं, जो रजिस्टिविटी है इसको या और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको
बोलते हैं। क्लियर है भाई? अब अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करता हूं तो रजिस्टिविटी मैं बता दूं, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, तो रजिस्टिविटी आपकी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल का मतलब कि भाई किस मटेरियल का वो बना हुआ है। ठीक है, सोने की अलग होगी, चांदी की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। और इसको किस में नापते हैं हम? रजिस्टिविटी को अगर मैं नापने की बात करूं तो ये ओम मीटर में इसको मेजर करते हैं भाई। अब देखते हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल की रजिस्टिविटी लेते हैं हम। ठीक है, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, अभी क्वेश्चन पे आएंगे अभी तो और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे रजिस्टिविटी के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे में कॉपर है भाई। ठीक है, कॉपर की रजिस्टिविटी है 1.7, ठीक है, इंटू 10⁻⁸। ये ओम मीटर में ले रखी है। अब ये ओम मीटर कितना, ये भी तो डिपेंड करेगा कि भाई 1 मीटर का, अगर 1 मीटर का आप क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो 1 मीटर का, 1 मीटर का तार ले रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी इतने ओम मीटर रहेगी प्रति मीटर। अभी देखें कितना मोटा भी, इस पे भी आएंगे हम। ठीक है, तो मैं पहले कुछ मटेरियल की आपकी वो बता दूं। कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। आयरन की देख पा रहे हो लगभग इससे ज्यादा है लेकिन -8 में ही है। ठीक है, माइका है, इनको क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर, जिनका मैंने बताया था इनके रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई रहती है। भाई अगर आप 1 मीटर की माइका ले रहे हो और 1 मीटर का कॉपर ले रहे हो तो रेजिस्टेंस किसका कम आएगा? इसका, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी बहुत लो है और इसकी बहुत हाई है। तो माइका क्या हुआ भाई आपके पास? ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर जिनसे करंट पास नहीं होती। ग्लास भी इंसुलेटर में आता है। कुछ ये सेमीकंडक्टर है, ये दोनों के बीच का होता है। ठीक है, ये दो, इनके रेजिस्टेंस इससे अधिक होगा और इससे कम होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, जैसे प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। ठीक है, क्लियर है यहां तक भाई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो यानी कि ये होगी आपके पास रजिस्टिविटी। तो बेसिकली रजिस्टिविटी क्या हुई आपके पास? ये प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, हाँ सॉरी, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके? मटेरियल के ऊपर, कि अगर मटेरियल बदलेगा तो ही ये बदलेगी। ठीक है, अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे अभी यहां पे आते हैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो कभी कभी ये भी आता है यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, R = ρL/K ये पढ़ा है। तो यहां से ρ क्या हो गया? R × A इधर गया, A/K L। R को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? R को क्या लिख सकता हूं मैं? R को लिख सकता हूं मैं भाई क्या? ओम, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, इंटू A को क्या लिख सकता हूं मैं? मीटर का स्क्वायर। और L को क्या लिख सकता हूं मैं? मीटर। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी निकालता हूं, ठीक है, अब ये ओम मीटर है। जैसे कि मैंने बताया अभी कॉपर की क्या है, ये लिए 1.7 इंटू, जैसे मैं कॉपर का उदाहरण ले लूं, रजिस्टिविटी है इसकी कितनी है भाई? 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो कितना तार होगा? तो ये क्या होगा भाई आपके पास? अगर मेरे पास 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ऊंचा, ठीक है, इतना बड़ा कॉपर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर कहलाती है। क्लियर है? हर एक की अलग होगी, चांदी की अलग होगी, चांदी की इससे कम होती है, 1.63 होती है। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई। यहां पर ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, इसमें क्या क्या लिखना है देखना, ये डिपेंड करता है। अब यहां पे हमारे पास कुछ चीजें रह गई थी, तो ये क्या है भाई आपके पास? ये रहती है फिक्स। रेजिस्टिविटी क्या रहती है? फिक्स।
ठीक है, इसको मैं लिख भी दूं, ठीक है, ये रहती है आपके पास, ये रहती है फिक्स, ठीक है, फिक्स रहती है। ये केवल तभी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आएंगे जब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे जब, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें देखो इस फॉर्मूले से निकल के, ये तो हो गई आपके पास फिक्स, R इजगल टू रो एल अपॉन, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि भाई आपके बदलाव इसलिए नहीं होता, भाई मान लो आपके पास कॉपर की तार है, ठीक है, कॉपर की तार को आपने खींच दिया, खींच के बड़ा कर दिया आपने, तो उसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ और क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो खींची तब भी तो सिल्वर की रही, वो चेंज तो नहीं हो गई। चलिए अब आते हैं पॉइंट्स पे हम। अगर मेरे पास ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो आर मेरे पास इक्वेशन, ये फर्स्ट है मेरे पास ना, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मुझे पता इफ, ठीक है, ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। ए कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे, कि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कांस्टेंट है, उसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये पहले वाला केस लेते हैं हम, इसको ना फर्स्ट केस लेते हैं हम, तो यहां से अगर एरिया कांस्टेंट है तो जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इफ द लेंथ इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। ये कैसे हो सकता है, इसका ये वाला केस हम देख लेते हैं। अब एरिया कैसे कांस्टेंट हो सकता है, मान लो भाई मेरे पास ये कोई कॉपर की वायर है, ये एल मीटर है, क्या है, एल मीटर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम है भाई, कितना है, 1 ओम है। मैंने बोला कि भाई इसके साथ एक और रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, इतना ही मोटा तार और जोड़ दिया, इतनी सेम एल मीटर का, सेम इतना ही मैंने और जोड़ दिया एल मीटर का तार, एक और इतना ही मोटा इतना ही चौड़ा, और तो इसका भी अगर ये कॉपर का वायर है इसके भी 1 ओम रहेगा, तो दोनों एक प्रकार से क्या आ गए, सीरीज में आ गए, 1 और 1 2 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला क्या है, इसमें क्या है मेरे पास, इसमें देखो जितना मोटा यहां था वो इतना ही थिक यहां है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं हुआ, देखो भाई इतना था, इतना ही मोटा मैंने वो तार जोड़ दिया भाई आपके पास, ठीक है। कॉपर की एक वायर है और सेम उसके जैसे ही वायर आपने पीछे जोड़ दिया, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, लेकिन हाँ लेंथ जरूर चेंज हुई, पहले एल मीटर थी अब एल प्लस एल 2L होगी। तो अगर मेरे पास लंबाई में दुगने की वृद्धि हुई है, यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस आपका, तो सॉरी लेंथ 2 टाइम इंक्रीज हुई है, तो रेजिस्टेंस भी आपका 2 टाइम ही इंक्रीज होगा, क्लियर है। तो लेकिन कब, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है भाई मेरे पास, ये क्या है मेरे पास कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो मैं लिख सकता हूं इफ लेंथ इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है भाई। फर्स्ट केस, इसमें तो हमने किसको कांस्टेंट रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया को। अब सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें, सेकंड पॉइंट, अगर मैं किसको भाई एल को कांस्टेंट करूं और एरिया को वेरी कराऊं, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। मैंने एल को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि एल का कोई, एल को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसा केस बनेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आए, सेम यही है। देखो अगर मेरे पास भाई ये एक तार था आपके पास, एल मीटर का तार था, एल था, एल मीटर है, ठीक है।
इसी तार को मैंने इसके पीछे जोड़ा था, पीछे ना जोड़ के इसके पैरेलल में जोड़ दूं भाई मैं, इतना ही मोटा तार, तो देखना क्या इसकी लंबाई में बदलाव हुआ? नहीं हुआ। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ भाई, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ इसकी। तो किस में चेंज हुआ? लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए था, ये भी ए था, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 2a। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया आपका? ओवरऑल बढ़ गया। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। ठीक है, किस प्रकार से बढ़ सकता है आपके पास? इस प्रकार से बढ़ सकता है भाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? ठीक है भाई। तो इसमें अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा तो इससे में क्या, इससे क्या पता चलता है? देखो ये तार मोटा है तो सिंपल सी बात है, अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो मोटे तार होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो पतले तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत अधिक हाई रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई पूछे आपसे कि मोटे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पतले का, तो पतले तार का यानी कि जो थिन वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत अधिक रहता है। और जो मोटे तार, मान लो कि भाई एक तार पतला है आपके पास कॉपर का और एक मोटे वाला तार है, तो जो कॉपर का मोटे वाला तार होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा आपके पास। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे समझ लो कि जैसे आपके पास, एक सेकंड को, तो भाई कहाँ थे हम? एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी यार, अब उससे मैं भी भटक गया, कहाँ था हम? चलिए खैर, हम यहाँ बात कर रहे थे इस पॉइंट की। तो ये था हमारे पास कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, मोटे तार का पतले तार का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मोटे तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है, सॉरी मोटे तार का कम होता है और पतले तार का अधिक होता है। ये प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, और ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और ऐप पर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड रजिस्टिविटी है कि आपके पास कॉपर कितनी है, आयरन कितनी, मैग्नीन कितनी है, ओके, और नाइक्रोम कितनी है, प्योर सिलिकॉन कितनी, ग्लास और माइका, ये सब की अलग अलग दे रखी है। इतने ये सब क्या है? ओम मीटर में। ओके, चलिए अब ये हो गई थी आपके यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बता दी थी मैंने, यानी कि आप कॉपर का अगर 1 मीटर का तार लोगे और ठीक है और 1 मीटर का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर का, तो देन उसकी रेजिस्टिविटी इतनी रहेगी भाई। ओके, अब इससे सवाल कैसे आते हैं रेजिस्टेंस? अब भाई आपको बोल दिया जाए कि रेजिस्टेंस निकाल लो कोई भी, अब आपको रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए आपके पास। रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं हम भाई? वाइंडिंग करेंगे तो उसमें तार लिपटे हुए होंगे, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। आप सप्लाई भेज रहे हो भाई, क्या बोलते हैं, मान लो टिहरी से दिल्ली तक सप्लाई भेज रहे हो, तो वो लाइन खींची हुई है, उसमें कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस पता होगा, तभी हम करंट निकाल पाएंगे, कितनी करंट जाएगी, कितने लॉसेज होंगे। तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल देखिए इसमें किस प्रकार के आते हैं क्वेश्चंस। तो इसने बोला है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस 915 मीटर्स, ठीक है, 915 meters length of wire having a uniform cross section area 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कर लेना आप, ठीक है, स्क्वायर है। इफ द वायर इज मेड कॉपर हैविंग अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कर लेना भाई, -6 है, दिख नहीं रहा होगा, तो ओम पर सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में दे रखा भाई। तो इसने क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा है। इसने क्या बोला है कि भाई आपके पास कोई तार है और जिसकी लंबाई कितनी है आपके पास, इसकी लेंथ कितनी है? 915 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, इतने हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसने ये दे दिया है, इसने पॉइंट कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और इसने बोला कि भाई आपके पास कॉपर की रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रो की वैल्यू इसने दे दी है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ओम मीटर, ये इसने दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है उसने? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है R इजकल टू रो L अपॉन के A। एक तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं।
तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, रो की वैल्यू 1.7 अच्छे सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूं सबको, यूनिट्स को, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं। तो अगर मैं बात करूं, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको जो मीटर में दे रखा है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो यानी कि 915 मीटर है, तो L इजकल टू 915 मीटर है या 915 मीटर है। तो इसको अगर ये मेरे पास मीटर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इजकल टू 100 से इंटू कर दूं सेंटीमीटर, ये भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया होता है आपके पास 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। तो इंटू 10 की पावर -6 इंटू 91500, और ये आ गया आपके पास 0.77, ठीक है। तो आंसर भी इसका ओम सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, ओम सेंटीमीटर में इसका आंसर भी आएगा भाई। अगर मुझे मीटर में निकालना, मीटर में निकाल लूंगा मैं 100 करके। तो अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसको कैलकुलेटर से। ये हो गया 1.7 इंटू 10 की पावर -69, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.2 ओम सेंटीमीटर, या इसको 100 से डिवाइड कर दो, या सॉरी हिंदी में लिख दिया मैंने, और 0.002 ओम मीटर, ये इसका आंसर हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आपके पास। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, ठीक है, जो कि 200 मीटर लेंथ है, यानी कि कॉपर वायर है, और उसका रेजिस्टेंस 21 ओम दे दिया। यानी कि इसने देखो क्या क्या दे दिया इस बार, आर दे दिया उसने 21 ओम, और कितने मीटर लंबा है, लेंथ दे दिया उसने मेरे को 200 मीटर, ठीक है भाई। इफ द इट्स थिकनेस डायामीटर, तो इसने क्या दे दिया, डायामीटर, डायामीटर दिया है भाई, ठीक है, 0.04 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर है। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड, तो इसने क्या पूछा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोला था भाई मैंने, ठीक है, रो को। तो रो पूछा है इसने, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, R इजकल टू क्या पढ़ा आपने, रो L अपॉन के A, और यहां से रो इजकल टू R इंटू A अपॉन के L, ठीक है। अब आपको R की वैल्यू तो पता है कितनी है, 21, ठीक है, इंटू एरिया। अब देखो भाई एरिया निकालना है आपको, इसने दिया डायमीटर, डायमीटर आपको पता, ये मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो डायमीटर किसको बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डी, और इसको क्या बोलते हैं आप, आर। तो जब मैं इसका एरिया निकालता हूं, ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर, या मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, आर इजकल टू, देखो भाई आर क्या होता है मेरे पास, आर हाफ, इसको क्या बोलते हैं हम, आर ही तो बोलते हैं, ये आधा क्या है, ये आर ही तो है। और डायमीटर, डायमीटर डबल होता है, डायमीटर कम, यानी कि जिसको व्यास बोलते हैं, और आर को, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं आप, आर रेडियस, ये डायमीटर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, क्या D इजकल टू मेरे पास 2R होता है, हाँ जी सर होता है, क्योंकि डायमीटर इससे जस्ट डबल होता है, तो 2R। तो R इजकल टू मेरे पास ये हो गया D/2। तो अगर मेरे पास रेडियस दे रखी है तो फॉर्मूला में ये लगाऊंगा, और अगर मेरे पास डायमीटर दे रखा है तो इस R की वैल्यू में इसमें पुट कर दूं, ठीक है। तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई D/2 का स्क्वायर, और एरिया हो गया पाई D²/4। ये वाला फॉर्मूला हम किसका,
एक सर्कुलर उसका निकालते हैं, सर्कल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो, इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो, ठीक है भाई। और ये किसके साथ है, ये जब मेरे पास रेडियस गिवन होगी, ये क्या है, विद रेडियस, और ये वाला फॉर्मूला विद ये डायमीटर के साथ, जब मेरे पास डायमीटर होगा, ठीक है। तो मैं यहां से भाई क्या एरिया निकाल सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला लगा के। चलिए मैं एरिया यहीं पे, ताकि वैल्यू को पुट कर सकूं, तो डायमीटर यानी कि दैट मीन्स इसने क्या दिया था, ये डी दिया था, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया मेरे पास, पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई डायमीटर दे रखा है इसने, ये मिलीमीटर, 21 ओम है, ये मीटर है, तो मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरिया को मेरे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू पाई, ठीक है, या आप पाई की जगह आप 3.14 भी रख सकते हो, इनटू, ठीक है भाई, डाया का स्क्वायर, ठीक है, डी यानी कि 0.44। अब मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को करूंगा तो मैं 10 की पावर -3 से इंटू कर दूंगा भाई मैं, और इसका पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3.14, 3.14, और ये हो गया आपके पास 0.44 इंटू 0.44 है ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 4। तो ये एरिया की वैल्यू आ गई। तो ये एरिया आ गया आपके पास, इसी एरिया को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, है ना, इसी एरिया को मैं इस वाले फॉर्मूले में, तो रो आ जाएगा आपके पास 21 इंटू 3.14, एरिया कितना है आपके पास 0.44 इंटू 0.44 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 4। अब ये किस में आएगा, ओम मीटर में। अब इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं भाई। तो ये आ गया आपके पास 0.44 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, ये हो गया 21, तो ये आ गया आपके पास 1.59 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये आपका आंसर है भाई। क्लियर है। तो हमें ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, और जो गिवन है उसको रख लो, और जो नहीं गिवन है उसको निकालना कैसे है यूज करके, वो भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, उसको निकाल लो बस, जो नहीं गिवन है। क्लियर है, ये हो गया। चलिए अभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके पास एक न्यूमेरिकल्स इस पे आता है भाई। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक कोयल है, कंसिस्ट है, जिसमें 2000 टन है, यानी कि कोयल का मतलब हो गया, इसने कोयल इसको बोल देते हैं भाई जब बहुत सारे टन्स होते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है इसने 2000 टन्स हैं। ठीक है, कॉपर वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर कर लेना इसको ना, ये मीटर स्क्वायर होगा, mm स्क्वायर ना, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, mm2 नहीं है। मीन लेंथ आपके पास क्या है, 80 सेंटीमीटर है आपके पास ना, 80 सेंटीमीटर है आपके पास। मीन लेंथ का मतलब एक प्रकार से एवरेज लेंथ। तो एंड द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी है, पॉइंट, यानी कि देखो क्या क्या चीज दे दी उसने, रो दे दिया 0.02 माइक्रो ओम मीटर, माइक्रो ओम मीटर दिया है इसने, तो मुझे ओम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे सेंटीमीटर है या उसमें कन्वर्ट कर लो आप। ठीक है, ओम मीटर दे रखा, माइक्रो ओम का मतलब हो गया मेरे पास 0.02 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। इसको ऐसे भी माइक्रो को लिख सकता हूं मैं, माइक्रो को 10 की पावर -6 लिखते हैं, किलो को 10 की पावर 3 और मिली को 10 की पावर -3। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही। ठीक है, ओम मीटर, ये आ गई रेजिस्टिविटी। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस पूछा, तो रेजिस्टेंस में R इजकल टू रो L अपॉन के A। ठीक है, इसी सवाल को देखो कितने प्रकार से, कितने टाइप से उसने घुमा के पूछा है। ठीक
ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी आ गई, लेंथ निकालनी मेरे को यार। अब लेंथ में कैसे निकाल लूंगा भाई, लेंथ देखना, तो एल निकालना मेरे को। उसने बोला है कि टोटल 2000 टन है, और पर टन जो मीन लेंथ है, एवरेज लेंथ है 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर एक टन की मीन लेंथ है या एवरेज है, तो 2000 टन की कितनी हो जाएगी, तो क्या लिख दूं मैं, 2000 इंटू 80। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 दूनी, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, अगर 80 सेंटीमीटर है तो 8 दूनी 16, और भाई 3 और 1 4 जीरो, ये सेंटीमीटर, या डिवाइड कर दूं मैं 100 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1600 या 1600 मीटर आ गया जी। लो लेंथ भी आ गई आपके पास। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इसने, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इसने 0.8, एरिया कितना दे रखा है इसने, 0.8 mm²। तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मिलीमीटर में दे रखा है, मीटर में। तो मीटर में करने के लिए 0.8 इंटू 10⁻³ से इंटू करूंगा मैं, पता ना 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं इतना, इसलिए 10⁻, इससे -3 मीटर स्क्वायर आ गया आपके। अब वैल्यूज पुट कर दो, एरिया भी आ गया आपके पास, एल भी आ गया आपके पास, रो भी आ गया, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 0.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, एल कितना आया मेरे पास 1600, 1600, एरिया कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। दशमलव हटाओ, एक पॉइंट इधर लगा दो। ठीक है, इसको वैसे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो कितना आ गया आपके पास 100, इसे एक दशमलव हटाए तो ठीक है, तो ये हट गया भाई आपके पास 8 से इसे काटो, कितना बच गए, 8 से इसे काटोगे तो 8 दूनी 16, 200, 10⁻³ जाएगा ऊपर हो जाएगा, और चलिए इससे मैं दोनों ज़ीरो काट देता हूँ। तो ये बच गया आपके पास 2 दूनी 2 2 ज़ा 4, और ये 4 हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच रहा है, अच्छा मैं 2 दूनी 4, 40 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा आपके पास ये 40। देखो एक फॉल्ट हो गया मेरे से, जब मैंने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है, मीटर में कर रहा था ना मैं, तो जब मैं इसका एरिया मीटर स्क्वायर में निकालूंगा तो कितना है 10⁻6 होना था, -6। ठीक है, क्योंकि एरिया है ना मेरे पास, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई आपको। ओके, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशंस की भाई, हमसे भी, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये यहाँ भी 10⁻⁻6 ही आएगा, इससे घट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और दशाम 40 ओम, 40 ओम। ठीक है, आंसर। तो यानी कि इस वाली उसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 40 ओम रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट कर देना या कॉल कर लेना। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको प्रॉपर नोट्स की, ये आपके बिल्कुल सिलेबस के आधार पे ही मिलेगी आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सिलेबस के आधार पे मिलेगी आपको, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो भी आप जानते हो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इसमें। चलिए अब तक, ठीक है, दूसरा ये भी फ़ायदा है आपको, मैं बता दूं, ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि आप इस लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हो। कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा देख सकते हो, कोई चीज़ छूट गई तो जब मूड हो तब देख सकते हो, जब आप कंफर्ट समझते हो तब देख सकते हो। ठीक है, सभी टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल होंगे आपके पास ना, प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। चलिए, अच्छा, स्ट्रेच और कंप्रेस,
स्ट्रेच का मतलब सिंपल सी बात है आपका, स्ट्रेच करना है, खींचना। और कंप्रेस का मतलब कंप्रेस करना है, यानी कि दबाना, है ना। किसी चीज़ को दबा दो तो कंप्रेस, और खींच दिया तो वो। ये केस क्या बनते हैं आपके पास। अब तक देखो हमने क्या बोला भाई, उसने ये बोला आपसे कि भाई मैंने तार की लंबाई को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ा। तार की लेंथ को मैंने वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, लैंग्वेज हमारी हिंदी इंग्लिश ही रहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही टर्म्स को समझाया जाए। बोल तो हिंदी में ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ भी आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स है वो सब अंग्रेज़ों ने ही खोज की है, और टर्मिनोलॉजी वही यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर रहता है आपके पास। ठीक है, तो कहाँ थे हम। हाँ, अब तक इस कंक्लूजन में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देखा। ठीक है, और फिर उसके एक एलिमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल हम, रेजिस्टेंस पे, कि ये होता क्या है। देखा कि प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फिर वो मटेरियल कितने ओम का होगा, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि हाँ भाई कोई तार है और 200 मीटर लंबा है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो उसकी कोई रेजिस्टिविटी पूछेगा, कोई रेजिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा उसने, यहाँ पे पूछा उसने रेजिस्टेंस। तो इस पे हमने देखा कि कोई तार है इतने मीटर लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस कितने ओम होगा। ऐसे सवाल आते हैं आपके पास, अच्छे खासे आते हैं। अब तक तो हम ये देखते आ रहे थे कि एक दे दिया, तार दे दिया, वायर दे दिया, उसकी लेंथ इतनी, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका लेंथ, उसका रेजिस्टेंस बताओ। अब जो केस है हमारे पास, अब जो केस देखेंगे हम, अब वो ये देखेंगे, हमने पहले ही पढ़ा कि लेंथ के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ये पैरामीटर्स हम देख चुके, केस भी देखे हमने कि कैसे लेंथ को जोड़ रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ये हल्का रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, तारों को अगर पैरेलल में जोड़ रहा हूँ, वायर को अगर पैरेलल में जोड़ रहा हूँ एक दूसरे के समांतर, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जा रहा है, और अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं हम तो लेंथ बढ़ जा रही है। क्लियर है। अब केस आता है आपके पास ये वाला भाई, स्ट्रेच और कंप्रेस, कि भाई मेरे पास कोई वायर है, तार है ये L मीटर लंबा, इसको मैंने खींच दिया, और खींच के क्या कर दिया मैंने, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो यहां पे सवाल आता है कि सर लेंथ को तो हमने डबल कर दिया है, और क्रॉस सेक्शन, जब मैं तार को खींच रहा हूं, वायर को खींच रहा हूं, तो पतला भी तो हो रहा है, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में भी तो चेंज हो रहा है भाई। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि उसका ये वाला जो एरिया था फ्रंट से दिख रहा था, मैंने बता दिया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज हो रहा है। तो अब मुझे नहीं पता अब तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, कि तार को मैंने खींचा, इतने मीटर खींच दिया, अब बताओ तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, खींचने पे क्या होगा। तो इस केस का भी स्टडी करते हैं हम। तो ये तो हो गया स्ट्रेच करने का। ऐसे कंप्रेस का, कोई तार है मैंने दबा दिया, छोटा हो गया, तो रेजिस्टेंस में बताओ कितना बदलाव हुआ। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस में ना। पहले लेते हैं हम स्ट्रेच वाला केस फर्स्ट लेते हैं हम, स्ट्रेच केस। ठीक है, स्ट्रेच केस में क्या होगा आपके पास। अब इसमें क्या करना है हमने, स्ट्रेच केस में मान लो भाई मेरे पास, हमने पढ़ा है R इजकल टू, पहले स्ट्रेच के केस में मान लो पहले जो मेरा रेजिस्टेंस है, या तो मैं इसको R1 ले लूँ, R2 ले लूँ, R ओल्ड ले लूँ, कुछ भी ले लूँ मैं, मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं इसको R ओल्ड लेके चलते हैं हम, इससे ज़्यादा आसानी रहेगी आपके पास, R ओल्ड। ठीक है, मान लो पहले रेजिस्टेंस था मेरे पास रो L अपॉन के A, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, और ये स्ट्रेच होने के बाद R न्यू बन गया। क्या बन गया ये, R न्यू। भाई कोई तार है, उसको खींच दिया आपने, उसके बाद रेजिस्टेंस, तो इसको बोल दिया मैंने, इसमें मान लो L1 था, A1 था, रेजिस्टिविटी को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने बताया था कि वही तो तार है, वायर तो वही है, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। मैंने बताया था कॉपर का वायर है, कॉपर को खींचा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो अब आफ्टर स्ट्रेच, ये क्या है, आफ्टर स्ट्रेच।
आफ्टर स्ट्रेच के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू में, रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी लेंथ जो होगी L2 हो गई और आपके पास ये A2 हो गया। ये आ गया यहां से। तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालता हूं, क्या निकल के आता है आपके पास? यहां से देखना, आपके पास जो रिलेशन आता है आर न्यू, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन में सेकंड मान लो आफ्टर स्ट्रेच के बाद, तो आर न्यू अपॉन के आर, अभी देखेंगे इसमें क्वेश्चन भी ना हम देखेंगे किस प्रकार के आते हैं। तो आर न्यू का मतलब हो गया आपके पास रो L2 अपॉन के A2, और ये रो L1 अपॉन के A1, रो से रो कैंसिल, तो आर न्यू अपॉन के आर ओल्ड इजकल टू क्या हो गया? क्या L2 ये L1 हो जाएगा और ये A1 ऊपर चल जाएगा भाई, ये इक्वेशन निकल के आती है मेरे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है मेरे पास स्ट्रेच के बाद, ठीक है। ये एक रिलेशन आता है निकल के आपके पास। अभी देखते हैं कि ये तो भाई L1 क्या है मेरे पास, जब तक मैंने स्ट्रेच नहीं किया पुराने रेजिस्टेंस की लेंथ, मान लो मेरे पास ये है, ये L1 थी पहले वाली, अब इसी को खींच दिया आपने तो थोड़ा पतला भी तो हो जाएगा और लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, तो L2 हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका A2 खींचने के बाद, ये आफ्टर किसके बाद है? स्ट्रेच के बाद, तो लंबाई में चेंज होगा इसके पास। अब देखिए इसमें होता क्या है आपके पास, इसका सवाल देखते हैं अब, अभी क्लियर हो जाएगा आपके पास ना। एक चीज और बता दूं मैं आपके पास कि जब भी हम तार को खींचते हैं, वायर को खींचते हैं, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि आयतन में कोई चेंज नहीं होता। भाई अगर आपने किसी चीज़ की लंबाई बढ़ाई है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। एक प्रकार से समझ लो, अगर मैं बोलूँ ये 1 किलो का वायर था, उसने खींच के बड़ा कर दिया, तो वेट में तो कोई चेंज नहीं होने का, तब भी 1 किलो ही वेट रहेगा इसके, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल है, इससे कैसे आता है? इसी से आता है आपके पास ना, ए कॉपर वायर इज सो स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, वो 3 टाइम भी बोल सकता है, ठीक है। और व्हाट इज द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, इसने बोला है कि आपके पास क्या है भाई, आपके पास एक वायर है और उसकी लेंथ को हमने कितने गुना बढ़ा दिया? 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अब उसका रेजिस्टेंस कितने ओम होगा, ठीक है, कितने टाइम्स होगा। तो मुझे इतना तो पता है कि भाई लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ बढ़ाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, उस पर भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब कितने गुना बढ़ेगा ये देखने का विषय है, ठीक है। इसे समझने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, इसमें एक चीज स्किप कर गया था मैं, जैसे कि मान लो ये था मेरे पास आर न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई में कितना चेंज हुआ या कितने गुना बढ़ाया, ठीक है। चलिए इसको मैं इस एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास। चलिए इसी फॉर्मूले को लिखते हैं हम। देखो पहले मान लिया रेजिस्टेंस था मेरे पास भाई आर ओल्ड, लिख लिया हमने, तो मान लिया उसकी लेंथ क्या थी मेरे पास, रो को भूल जाओ, L1 थी और A1 थी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्यों हटा दी मैंने? क्योंकि उसने तार को खींचा है, वायर को खींचा है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम है। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, आर न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 अपॉन के A2 के रहेगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बता दूं आपके पास किसी भी वायर को खींच रहा हूं या कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? आयतन, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, ये होता है A1 L1 इजकल टू A2 L2 रहेगा। ये क्या है? ये खींचने से पहले, स्ट्रेच होने से पहले का वॉल्यूम है। वॉल्यूम, ठीक है, विल बी सेम,
ठीक है, वॉल्यूम सेम होगा खींचने से पहले भी और खींचने के बाद भी, यानी कि खींचने से पहले का वॉल्यूम A1 L1 और खींचने के बाद का वॉल्यूम A2 L2। ये तो बताइए एरिया इनटू लेंथ, भाई वॉल्यूम किसको बोलते हैं आप? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं आप। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को एरिया बोल देते हैं, ठीक है, और लेंथ उसमें इंक्लूड कर दिया तो वो वॉल्यूम हो गया आपके पास। ठीक है, तो उसने बोला है, इसने क्या बोला भाई, इसने बोला है कि कॉपर वायर को इस प्रकार खींचा जाता है कि दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो भाई अब खींचने के बाद यानी कि L2 मेरे पास, अगर इसकी लंबाई L1 थी तो अब खींचने के बाद कितनी हो गई होगी? 2L1, 2L1 हो गई होगी। तो अगर 2L1 हो गई मेरे पास, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से L2 की वैल्यू है ना, तो मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं? मुझे पता है कि भाई मुझे नहीं पता नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अब मुझे फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी R न्यू अपॉन के R ओल्ड, या R2 अपॉन के R1 भी दे रखा काफ़ी सारी बुक्स में, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो उसको। न्यू R2 को न्यू बोल दो या R1 को न्यू बोल दो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होता है मेरे पास L2 अपॉन के L1 इंटू A1 अपॉन के A2। तो मेरे को L2 तो पता चल गया, L1 एज इट इज है ही, तो A1 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये खींचने से पहले का है। तो मुझे A2 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से A1 L1 A2 L2, L2 की जगह मैं क्या ले लूँगा, इसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूंगा 2L1, इससे ये कट गया। तो A2 इजकल टू A1 बाय 2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? जो क्रॉस सेक्शन पहले था उसका आधा। इससे पता चल रहा है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा, डबल करूंगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलेगा भाई, आपके पास L2 की जगह मैंने क्या रख दिया 2L1, L1 L1 तो एज इट इज है, A1 एज इट इज, A2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2A1, A2 की वैल्यू ये निकाल ली ना, L2 की वैल्यू मैंने यहां से ली, A2 की वैल्यू यहां से ली, A1 से A1, L2 से L2, और तो यहां से आ गया R न्यू इजकल टू एक सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ हुई हमारे पास भाई, L2 इजकल टू 2L1 था और A2 इजकल टू था मेरे पास L2 इजकल टू 2L1, L1 से L1 कैंसिल, A1 बाई 2, A2 की वैल्यू। अब देखो बेटा हमने क्या यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी हमने, इसकी वैल्यू क्या होगी A1 बाय 2, A1 से A1 कैंसिल होना था और ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये क्या था मेरे पास R ओल्ड, तो यहाँ से ये रिलेशन आया आपके पास, तो यानी कि R न्यू इजकल टू 4 इंटू R ओल्ड। तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। यानी कि अगर मैं लेंथ को कितना बढ़ा दूं, अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दूं तो 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर पहले रेजिस्टेंस 10 ओम रहा होगा तो 4 टाइम्स हो गया, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी कि 40 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 40 ओम। कोई दिक्कत है यहां तक भाई किसी बच्चे को? तो ये हो गया रेजिस्टेंस 4 ओम का। ठीक है, यानी कि ओल्ड रेजिस्टेंस जितना भी रहा हो हमारे पास, वो 10 ओम हो, 20 ओम हो, 30 ओम हो, कितना भी ओम है, ये तो रिलेशन निकाला हमने। अच्छा चलो, अब यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचता हूं। देखो ये था मेरे पास कि 4 ओम हो गया। अच्छा अगर वो कहता कि भाई मेरे पास रेजिस्टेंस को मैंने इसकी लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो देखो मैं एक एजिप्शन लेके चल रहा हूं, अगर मैं 3 टाइम्स बढ़ाता तो लेंथ कितनी होती मेरे पास L2 इजकल टू, सिंपल सी बात है, देखो 3, मैं इसको वो नहीं करना चाहता, 3L1 होती, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 क्या होता, A1 बाय 3 आता है। लेंथ में अगर 3 टाइम्स की इंक्रीमेंट कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया में उतना डिक्रीमेंट होगा, उतना ही कम होगा आपके पास। तो ये चीजें अगर मैं यहां पे लाता इस वाले फॉर्मूले में, तो ये 3L1 हो जाना था ऊपर, है ना, 3L1 अपॉन के L1 होना था, और ये A1 बाय A1 से A1 कैंसिल, और ये 3 ऊपर आ जाना था, तो 3 तिया 9,
देन आपके पास 9 टाइम्स आता। इसी प्रकार से मैं अगर 4 टाइम करता तो 16 टाइम आता, 16 टाइम आता। तो कहने का मतलब इसी पर, यानी कि जितनी लेंथ में मैं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं 2 टाइम्स चेंज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जा रहा है, 3 टाइम्स कर रहा हूं तो 9 टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम कर रहा हूं तो 16 टाइम हो जाएगा। लेकिन ये किस केस में होगा? ये उसी केस में होगा अगर, तो मैं इसी प्रकार से अगर मैं n टाइम्स इंक्रीज करूं, इफ n टाइम इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, अगर मैं लेंथ में कितने टाइम, n टाइम इंक्रीज करूं, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि भाई 2 टाइम्स कर रहे हो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं 3 का स्क्वायर, आर ओल्ड। बट कंडीशन क्या है, फॉर सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए भाई उसके पास, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी कि ये तभी पॉसिबल है कि उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो रहा हो। ठीक है, ऐसा उस केस में नहीं कर सकते हम रेजिस्टेंस को कि उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज, मतलब कि कहने का मतलब कंप्रेशन या उसका वाला केस नहीं देख सकते इसमें। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, ये हो गया आपके पास कि इस टाइप का सवाल हो गया। अभी देखो इसी सवाल को हम देखते हैं, ठीक है, उसमें भी आ जाएंगे बाद में जो मैं अभी बताना चाह रहा था आप लोगों को। अब जैसे यही है कॉपर की वायर है, इसको इस प्रकार से खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है कि उसकी लेंथ में 1% का इंक्रीमेंट हो। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? तो इसमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। मान लो पहले रेजिस्टेंस था भाई मेरे पास, मान लो आर, मैं R1 ले रहा हूं इस बार ना, आर न्यू लिखूंगा ओल्ड लिखूंगा, थोड़ा सा वो लगता है कॉम्प्लिकेटेड ना, टाइम लगता है। L1 आप न्यू ओल्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 अपॉन के A2 रहेगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं अगर आपके दिमाग में है तो मैं बता रहा हूं, बस आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो L2 इजकल टू क्या बोला उसने, कॉपर की वायर को इस प्रकार से स्ट्रेच किया जाता है इंक्रीज बाय 0.1%, तो इसने बोला 0.1%, तो L1 तो था ही इसके पास, प्लस के L1 का 0.1%, 0.1 अपॉन के 100, ये तो L2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्यों निकाल रहा हूं मैं L2 की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है रिलेशन मेरे पास यहीं से आएगा, R2 अपॉन के R1 इजकल टू L2 अपॉन के L1 इंटू A1 अपॉन के A2। तो मेरे को L2 चाहिए, A2 चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, निकाल दो L1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक और हटा के 0, तो कितना आ गया आपके पास ये L1 1000, तो कितना आ गया ये 1001, 100,000 ये और एक L1 ये 1001, L1 अपॉन के 1000, L2 आ गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं A2 भी निकाल दूं, A1 L1 इज इक्वल टू वी नो दैट A2 L2, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रख दो भाई A1 L1 A2 मेरे को निकालना है। L2 की वैल्यू कितनी है 1001 L1 अपॉन के 1000, इससे ये कैंसिल, A2 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1000 A1, ठीक है, अपॉन के 1000, तो ये A2 की वैल्यू आ गई भाई आपके पास, आ गया। तो अब बस A2 की वैल्यू आ गई, L2 की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। L2 तो क्या है मेरे पास, L2 की वैल्यू देखना भाई क्या है मेरे पास 1001 L1, ठीक है, और अपॉन के 1000 नीचे ही आ जाएगा, ये 1000 नीचे आ जाएगा इंटू L1, कोई दिक्कत भाई, L2 की वैल्यू ये 1000 इसके अपॉन में नीचे आ ही जाएगा, ठीक है, इंटू A1, और A2 की वैल्यू क्या है आपके पास देखना 1000 A1, 1000 A1,
अच्छा ये नीचे लिखूं मैं 1001, तो इससे अच्छा ऊपर लिख दूं मैं, ऊपर आ जाएगा, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा, पता ही होगा मैथमेटिक रूल है। तो भाई इससे कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे R2 अपॉन के R1, अब यार ये निकालना पड़ेगा मेरे को भी है, 1001 का इंटू करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। 1001 इंटू 1001 ये आ जाता है भाई आपके पास, देखना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, R2 अपॉन के R1 इजकल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1002001 डिवाइडेड बाय, ये 10 की पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा भाई आपके पास R2 अपॉन के R1 इजकल टू कितना आ जाएगा 1.002, ये रेशो आएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई आपके पास, मुझे पता है कि साफ पता चल रहा है कि 0.0021 तो है ही है, तो इसको मैं यहां से भी लिख सकता हूं R1 प्लस के 0.002 R1, तो 0.002 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 0.0 इसने किस में पूछा था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो भाई मुझे साफ पता चल रहा है एक का, अगर मैं परसेंटेज निकाल लूंगा एक का, ये 0.002 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना है 0.002, बेसिकली इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.2% है, साफ पता चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स। तो यानी कि अगर मैं 1% का 0.1% का इंक्रीमेंट करता हूं रेजिस्टेंस में, तो आपके पास जो सॉरी लेंथ में 0.1% का इंक्रीमेंट करता हूं, तो रेजिस्टेंस में 0.2% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है भाई, 0.2% का इंक्रीमेंट होगा, ये कुछ नहीं है। पॉइंट R2 अगर मैं खोलूँ मैथमेटिकल वो है ये आपके पास, ठीक है। इसको मैं R1 प्लस के कितना लिखूंगा मैं 0.002 R1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R1 की मल्टीप्लाई करके पॉइंट लिख सकता हूँ भाई मैं 1, ठीक है। तो ये तो R1 था ही, तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ, कितना है 0.2% ही तो है। तो इस प्रकार से आप अपने सवाल को कर सकते हैं भाई, क्लियर है। तो ये था इसमें आपके पास रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूं आज के उसमें आपको रेजिस्टेंस पता चला होगा, उससे किस प्रकार के सवाल आते हैं ये भी पता चला होगा। और भी सवाल हम प्रैक्टिस में करेंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने, जो भी प्रॉब्लम है हो रही है ठीक है, और नहीं तो मुझे भेजिए आप, मैं सोल्व करूँगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सभी नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, ये सभी जितने भी मैंने कराए हैं इसकी आपको ये PDF मिल जाएगी, और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्लीट नोट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ हैं, क्या कैसे करना है वो सब इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जिसको अपनी लैंग्वेज में बनाने वो बना सकता है भाई। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं, और बाकी एग्जाम्पल जो जो उससे रिलेट है बिल्कुल टॉपिक वाइज, उसी के आधार पे हम चल रहे हैं। तो अभी तो केवल हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, फिर इसी प्रकार से इसके और केस लेंगे, अभी रेजिस्टेंस के और लेक्चर होने हैं, फिर आपका अगले जो सिलेबस के आधार पे है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पकड़ के चलेंगे हम। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बेस्ट मटेरियल मिलेगा आपको, PDF भी और साथ में वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।